हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। ठीक है, एक फिजिसिस्ट जिनका नाम था ओर्स्टेड, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। तो वो एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एकदम सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो टेंशन लेने का कोई बात ही नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये है मैग्नेटिक निडल। ठीक है, आपने देखा होगा मैग्नेटिक निडल ऐसे बॉक्स के अंदर भी रहता है। ठीक है, ऐसे छोटा सा कांच के बॉक्स के अंदर भी मिलता है मैग्नेटिक निडल। ठीक है ना। ठीक है, सो वो मैग्नेटिक निडल वैसे तो अर्थ का नॉर्थ साउथ दिखाता है। अभी उस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, आगे जाके वो सब चीज़ और क्लियर होगा। सो एक मैग्नेटिक निडल वैसे तो अर्थ के नॉर्थ साउथ की ओर अलाइन रहता है, अर्थ के नॉर्थ साउथ की ओर अलाइन रहता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ मैग्नेटिक निडल। ठीक है, इसको अगर आप ऐसे रख दोगे तो वो किस ओर अलाइंड है? अर्थ के नॉर्थ साउथ की ओर। ठीक है, लेकिन अगर इसके सामने आपने कोई मैग्नेट रखा, अगर इसके पास आके, फॉर एग्जांपल दिस इज अ मैग्नेट। मैग्नेट आपने देखा होगा, बार मैग्नेट है कि नहीं? बार मैग्नेट ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे ऐसा रहता है ना बार मैग्नेट। ठीक है, सो अगर इस मैग्नेट के पास, इस निडल के पास अगर आप एक बार मैग्नेट रखोगे तो बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट ये डिफ्लेक्ट करेगा। ये क्या करेगा? डिफ्लेक्ट करेगा। कौन? मैग्नेटिक निडल। तो अभी तक क्या बोला मैंने कि एक मैग्नेटिक निडल को अगर आप ऐसे ही कहीं पे रखेंगे तो वो किस ओर अलाइन रहता है? यस, अर्थ के नॉर्थ साउथ की ओर। लेकिन इस मैग्नेटिक निडल के पास अगर आप दूसरा मैग्नेट लाके रखोगे या उसको कोई अगर दूसरे मैग्नेटिक फील्ड पे रखोगे, आपने मैग्नेट लाके रखा मतलब क्या? एक दूसरे मैग्नेटिक फील्ड पे रखा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को रेस्पॉन्स करेगा बाय गिविंग डिफ्लेक्शन। क्लियर है यहां तक? तो एक मैग्नेटिक निडल किसको रेस्पॉन्स करता है? इट इज मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक निडल किसको रेस्पॉन्स करता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां तक हम लोग का क्लियर है, ये सब चीज ऑलरेडी हम लोग को पता था। सो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ये है नॉर्थ डायरेक्शन, ये है साउथ, बाहर की ओर है ईस्ट और अंदर की ओर है वेस्ट। ठीक है, ध्यान से, इस ओर नॉर्थ, साउथ, बाहर की ओर ईस्ट, अंदर की ओर वेस्ट। क्लियर? अभी एक्सपेरिमेंट देखेंगे, बहुत इजी है स्टूडेंट्स। तो ये मैग्नेटिक निडल ऐसे रखा हुआ है, मतलब किस ओर रह जाएगा, किस ओर अलाइन हो जाएगा? अर्थ के नॉर्थ साउथ की ओर। यहाँ पे एक शेड रहता है, एक कॉर्नर में एक शेड होता है, दैट इज बेसिकली नॉर्थ पोल ऑफ द निडल। तो नॉर्थ पोल ऑफ द निडल किस ओर रहता है? नॉर्थ की ओर। नॉर्थ पोल ऑफ द निडल किस ओर रहता है? नॉर्थ की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्थ की ओर है। ठीक है, सो ये स्टेबल है। अभी हम लोगों ने क्या किया? ओर्स्टेड सर ने क्या किया? सो ध्यान से सुनना है। एक सर्किट लिया, सिंपल से सर्किट, एक बैटरी है और एक की है। ठीक है, सो स्विच अभी ऑफ है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो देखा कि निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, निडल स्टेबल है एंड इट इज अलाइंड अलोंग नॉर्थ साउथ ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ का नॉर्थ साउथ की ओर अलाइंड है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो। नेक्स्ट, अभी आएगा मजा। जैसे ही स्विच को ऑन किया, करंट विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। बाहर अगर देखेंगे तो करंट विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, दैट मीन्स अगर आप इस वायर पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो करंट इज मूविंग टूवर्ड्स north.
करंट इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है ना स्टूडेंट्स, करंट किस ओर मूव कर रहा है? टूवर्ड्स नॉर्थ। तब देखा गया कि नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल deflects towards west. North pole of the needle, let this be north pole of the needle deflects towards west. ये डायरेक्शन तो वेस्ट है, इस ओर डिफ्लेक्ट करता है। समझ में आया स्टूडेंट्स? यहां पे और एक चीज आपको याद रहना चाहिए, इट इज द वायर इज above the needle, the wire is over the needle. वायर जो है वो निडल के ऊपर है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है। क्या ऑब्जर्वेशन था? जब करंट नहीं जा रहा था तब डिफ्लेक्शन नहीं था। किस ओर अलाइन था? अर्थ के नॉर्थ साउथ की ओर अलाइन था। लेकिन जैसे करंट गया टुवर्ड्स नॉर्थ, द नॉर्थ पोल शोज डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स वेस्ट। अच्छा, करंट जाती डिफ्लेक्शन आया, इस पे ज्यादा ध्यान देना है आपको। कहां पे ज्यादा स्ट्रेस करना है? कि करंट जाते ही डिफ्लेक्शन आया। नेक्स्ट, उन्होंने क्या किया? बैटरी को रिवर्स करके लगाया, बैटरी को उल्टा करके लगाया, तो करंट अभी ऐसे जाएगा। दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ करंट उल्टा हो गया। यहां पे करंट जा रहा था फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यहां पे करंट जा रहा है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, करंट जा रहा है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, जैसे करंट का डायरेक्शन उल्टा किया, yes, obviously the wire is placed above the needle, the wire is placed over the needle. The north pole deflects in the opposite direction, that means towards east. यहां पे डिफ्लेक्ट हुआ था इस ओर, यहां पे डिफ्लेक्ट हुआ इस ओर। स्टूडेंट, यहां पे मतलब क्या चीज पे आपको ज्यादा कंसंट्रेट करना है? इट इज कि जब करंट नहीं था तब इस पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। जब करंट आया तब निडल पे डिफ्लेक्शन आया। जब करंट का डायरेक्शन उल्टा किया तब डिफ्लेक्शन भी उल्टा हुआ। उसके बाद जब स्विच को फिर से ऑफ कर दिया, डिफ्लेक्शन फिर से मतलब जो जनरल अलाइनमेंट है, जो नॉर्थ साउथ की ओर अलाइनमेंट है, उस ओर फिर से आ गया। जैसे ही एक्सपेरिमेंट के बाद स्विच को ऑफ किया जाता है, निडल का जो डिफ्लेक्शन होता है फिर से नॉर्थ साउथ की ओर आ जाता है, अर्थ के नॉर्थ साउथ की ओर आ जाता है। समझ में आया? दैट मीन्स यहां पे जो निडल है वो तो करंट को रिस्पॉन्स कर रहा है। यहां पे जो मैग्नेटिक निडल है वो किसको रिस्पॉन्स कर रहा है? करंट को। करंट आता है तो डिफ्लेक्शन देता है, करंट का डायरेक्शन बदल देते हैं तो डिफ्लेक्शन बदल जाता है। तो मैग्नेटिक निडल किसको रिस्पॉन्स कर रहा है? इट इज करंट। लेकिन हम लोग को तो पता था कि मैग्नेटिक नीडल किसको रिस्पॉन्स करता है? मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से सुनना है, वेरी इजी। मैग्नेटिक नीडल यहां पे किसको रिस्पॉन्स कर रहा है? इट इज करंट। लेकिन हम लोग को पहले से पता है कि मैग्नेटिक नीडल किसको रिस्पॉन्स करता है, किस चीज को रिस्पॉन्स करता है? इट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक नीडल किसको रिस्पॉन्स करता है? मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक करंट कैरिंग वायर, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ए करंट कैरिंग वायर इज associated with मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से सुनना है, ठीक है? एक वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसके आसपास क्या आ जाता है? उसके आसपास रीजन में क्या जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ध्यान से सुनना है। जैसे करंट फ्लो होना शुरू होता है, उसके आसपास आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आता है, उस मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स करता है कौन? निडल। उस मैग्नेटिक फील्ड को कौन रिस्पॉन्स करता है? निडल। तो इस एक्सपेरिमेंट से आपको बेसिकली क्या समझ में आया? इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन मिला? कि करंट कैरिंग वायर के साथ एक वायर जिसमें
एक वायर जिसमें करंट कैरी हो रहा है या एक वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसके चारों ओर क्या जाता है? उसके चारों ओर क्या जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। और उसी मैग्नेटिक फील्ड को किसने रेस्पॉन्स किया? मैग्नेटिक निडल, बाय गिविंग डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो पहले तो ये बात नहीं पता था, पहले तो ये बात नहीं पता था हम लोग को, है कि नहीं? पहले तो हम लोग को ये बात नहीं पता था कि करंट का मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हुआ कि करंट कैरिंग वायर का भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट, वैसे तो डिफ्लेक्शन किस ओर हुआ ये याद रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। देयर इज ए रूल कॉल्ड स्नो रूल। ठीक है, स्नो रूल ध्यान से सुनना है। मतलब ये रूल क्या बोलेगा आपको कि निडल का नॉर्थ पोल किस ओर डिफ्लेक्ट होता है, वो आपको सिखा देगा। ठीक है, सो ध्यान से सुनना है। स्नो रूल क्या कहता है? इफ करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ध्यान से सुनना है, इफ करंट मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, लिख लू क्या मैं? इफ करंट मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ, एंड the wire is over the needle, the wire is over the needle, मतलब वायर जो है वो निडल के ऊपर है, वायर जो है वो निडल के ऊपर है, then the north pole of the needle, then the north pole of the needle deflects towards west। ठीक है, यहां पे मैं साउथ टू नॉर्थ का कलर चेंज कर देता हूं, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, ओवर का ओ का कलर चेंज कर देता हूं ओ, और वेस्ट का भी कलर चेंज कर देता हूं डब्ल्यू। तो SNOW, ध्यान से सुनना है। अगर करंट जा रहा है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, एंड द वायर इज प्लेस्ड ओवर द निडल, वायर जो है वो निडल के ऊपर है, देन नॉर्थ पोल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट, SNOW। ठीक है, अगर आप ये याद रख लोगे तो करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा तो डिफ्लेक्शन उल्टा हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा, डिफ्लेक्शन उल्टा हो जाएगा। और एक चीज आपको याद रखना है, ओवर द निडल बोला, ओवर द निडल, द वायर इज ओवर द निडल। ठीक है, ये जो रूल है ये आप तब यूज कर सकते हो व्हेन वायर इज ओवर द निडल, जब वायर करंट कैरिंग वायर निडल के ऊपर होगा। अभी आप पूछोगे अगर नीचे हुआ तो सर, नीचे होने से यहां पे जो डिफ्लेक्शन कह रहा है उसका उल्टा ले लेना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, if current flows from south to north and this time needle wire के ऊपर है, needle wire के ऊपर है, तो नॉर्थ पोल किस ओर डिफ्लेक्ट करेगा? यहां पे किस ओर डिफ्लेक्ट कर रहा है? वेस्ट। तो तब किस ओर करेगा? तब किस ओर करेगा? ईस्ट की ओर। तब किस ओर करेगा? ईस्ट। ठीक है, सो उतना टेंशन नहीं लेना है, इट्स वेरी इजी, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, आपको सिर्फ ये वाला याद रखना है, ये वाला याद रखना है, इसका उल्टा है, साउथ टू नॉर्थ याद रखना है, नॉर्थ टू साउथ है तो डिफ्लेक्शन उल्टा कर देना है। वैसे ये सब पूछता नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली यहां से आपको बेसिकली क्या याद रखना है वो मैंने आपको बोल दिया। यहां से आपको ये याद रखना है कि करंट कैरिंग वायर के साथ क्या रहता है? मैग्नेटिक फील्ड। ए करंट कैरिंग वायर इज एसोसिएटेड विथ मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग वायर के साथ क्या रहता है? मैग्नेटिक फील्ड रहता है। ठीक है, समझ में आया? अभी स्टूडेंट्स, फ्रॉम ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट
हम लोग को ये तो पता चल चुका है कि करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड होता है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। नाउ द क्वेश्चन इज मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करता है? एंड बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, किस ओर होता है उसका डायरेक्शन? तो इसको लेके काफी एक्सपेरिमेंट्स चला। देन बायोट एंड शेबर्ट नाम का दो फिजिसिस्ट, बायोट एंड शेबर्ट नाम का दो फिजिसिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू निकाला कि एक छोटा सा करंट कैरिंग कंडक्टर, छोटा सा, बहुत ही छोटा लेंथ, ठीक है, वो क्लियर होगा और अभी जब मैं समझाऊंगा क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो बायोट एंड शेबर्ट ने फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स निकाला कि एक छोटा सा करंट कैरिंग कंडक्टर, वायर ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ, ठीक है, उसका मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे कितना होता है एंड किस ओर होता है, ये निकाला फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। तो क्या क्या चीज बोला उन्होंने वो देखते हैं। सो इसको कहा जाता है बायोट शेबर्ट लॉ। क्या कहा जाता है? बायोट शेबर्ट लॉ। ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है बायोट शेबर्ट लॉ। अगर बायोट शेबर्ट लॉ आपका क्लियर है तो उसके बाद काफी कुछ आपको इजी लगने वाला है। लेकिन अगर बायोट शेबर्ट लॉ में प्रॉब्लम रह जाएगा, इसमें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्या बोला बायोट शेबर्ट लॉ में वो अगर क्लियर नहीं होगा तो बाद में थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ले लेते हैं हम लोग एक वायर, ठीक है। सो ये किसी एक सर्किट का वायर है मान लीजिए, जिसका नाम मैं दे देता हूं XY, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो। स्टूडेंट्स, हम लोग इस वायर पे सबसे पहले इस वायर पे करंट फ्लो हो रहा है I। करंट क्या फ्लो हो रहा है? I। ध्यान से सुनना है, इस वायर पे करंट क्या फ्लो हो रहा है? I। अभी क्या बोल रहा था मैं कि हम लोग इस पूरा कंडक्टिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालेंगे, या बायोट शेबर्ट लॉ ने पूरा इस कंडक्टिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं बोला। उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड बोला या मैग्नेटिक फील्ड निकाला ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट, जिनको उन्होंने नाम दिया करंट एलिमेंट। क्या नाम दिया? करंट एलिमेंट, डीएल वेक्टर। ध्यान से सुनना, ठीक है। ये छोटा सा लेंथ, ठीक है, मैं दूसरा कलर से दिखा देता हूं। सो दिस इज डीएल वेक्टर। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, डीएल वेक्टर, ठीक है। सो व्हाट इज डीएल? डीएल इज लेंथ ऑफ दिस करंट एलिमेंट। छोटा सा पीस, हम लोग पूरा वायर का मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखेंगे, एक छोटा सा पीस लिया हम लोगों ने, छोटा सा पीस, बहुत छोटा, ठीक है, जिसका लेंथ क्या है? डीएल। तो अभी डीएल वेक्टर अगर आपने बोला तो डायरेक्शन तो बोलना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आंसर इज डीएल तो बहुत ही छोटा सा पीस है। उस पॉइंट पे डीएल वेक्टर, मतलब जहां पे डीएल आपने लिया, जहां का पीस लिया आपने, उस पॉइंट पे जो करंट का डायरेक्शन होगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर। ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। छोटा सा लेंथ लिया, छोटा सा पीस लिया, जिसका नाम क्या है? करंट एलिमेंट। डीएल क्या है? डीएल इज लेंथ ऑफ दिस करंट एलिमेंट। एंड व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर जो बोला उसका डायरेक्शन तो होगा। वेक्टर बोला मतलब क्या? उसका डायरेक्शन तो होगा। तो उसका डायरेक्शन है उस पॉइंट पे जो करंट का डायरेक्शन होगा, इस छोटा सा पीस पे जो करंट का डायरेक्शन होगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर। तो यहां पे जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, दिस इज डीएल वेक्टर।
और यहां पे करंट का डायरेक्शन किस ओर है? इस ओर। ध्यान से, इस ओर। उस पॉइंट पे जो करंट का डायरेक्शन होगा वही होगा डीएल वेक्टर का डायरेक्शन। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। नेक्स्ट, मान लेते हैं कि इस डीएल वेक्टर के लिए, या हम लोग बोल सकते हैं इस करंट एलिमेंट के लिए, बार बार इसको करंट एलिमेंट बोलेंगे हम लोग, इस करंट एलिमेंट के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते एट पॉइंट पी। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं एट पॉइंट पी। ध्यान से सुनना है मेरा बात। नाउ वेयर इज पॉइंट पी? आंसर इज पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है करंट एलिमेंट से, करंट एलिमेंट से पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर। लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी with respect to current element or from current element is r vector. So r vector क्या दे रहा है? बेसिकली r vector आपका किस क्वेश्चन का आंसर कर रहा है कि पॉइंट p कहां पे है। नाउ व्हाट इज पॉइंट p? हर एक क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए स्टूडेंट्स। पॉइंट p इज दैट पॉइंट जहां पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। किसका? ड्यू टू करंट एलिमेंट, ड्यू टू करंट एलिमेंट। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या है स्टूडेंट्स? लेट the angle between dl vector and r vector, the angle between dl vector and r vector be theta. So what is theta? Very simple. Theta is the angle between dl vector and r vector. कौन क्या है? फटाक से आंसर आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं पूछता हूं, आप लोग आंसर कीजिए। बार्ट से बार्ट लॉ ने मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए निकाला? अभी मैं बोलूंगा, आप बोलोगे, उसके बाद मैं बोलूंगा। आंसर इज ड्यू टू करंट एलिमेंट। व्हाट इज करंट एलिमेंट? इट इज अ स्मॉल, इसको इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल भी कहते हैं। इट इज अ स्मॉल पीस ऑफ वायर कैरिंग करंट। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं डीएल वेक्टर, ऐसे लिखते हैं। नाउ व्हाट इज डीएल? या मैं अगर बोलूं व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस करंट एलिमेंट? इट इज लेंथ। एंड व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ दिस करंट एलिमेंट? इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एट दैट पॉइंट। क्लियर? उसके लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहां निकाल रहे हैं? एट पॉइंट पी। वेयर इज पॉइंट पी? इट्स पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द करंट एलिमेंट इज आर वेक्टर। नाउ व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट, ये सब चीज समझना इसलिए जरूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम लोग पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं ना इन डिफरेंट सिचुएशन। मान लीजिए आर दूसरी जगह पे यूज हो गया तो ए वेक्टर लिख सकते हैं, बी वेक्टर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आर वेक्टर नहीं बोलना है। व्हाट इज आर वेक्टर? ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा ठीक है, अभी आगे बढ़ता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स क्या रिजल्ट मिला, क्या रिजल्ट मिला वो देखते हैं। नंबर 1, ध्यान से स्टूडेंट्स, dV. Now what is dV? What is dV? It is magnitude of magnetic field due to this current element at point P. Language पे ध्यान देना है। What is dV? It is magnitude of the it is magnitude of magnetic field due to this current element at point P. Sir, why dV? Why not simply B? आपने करंट एलिमेंट लिया, इतना छोटा सा वायर, तो छोटा सा वायर का छोटा मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए हम लोगों ने लिखा dB। समझ में आया ना? ठीक है, समझ में आया? छोटा सा वायर का मैग्नेटिक फील्ड का भी तो मैग्नीट्यूड कम होगा, इसलिए हम लोगों ने लिखा dB। सो ध्यान से, it is magnetic field due to this current element at point P is directly proportional to current. अगर करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। नंबर 2 is directly proportional to the length of the element. ठीक है, लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट। ये जो करंट एलिमेंट लिया इसका लेंथ ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। अब करंट को ट्वाइस करेंगे, करंट को 2 टाइम्स कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी 2 टाइम्स हो जाएगा। करंट को हाफ कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी हाफ हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी लेंथ को 2 टाइम्स करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड 2 टाइम्स होगा। लेंथ को हाफ करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड हाफ होगा।
समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट नंबर 3, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट is inversely proportional to square of the distance of point P from the current element. Inversely proportional to square of the distance of point P from the current element. ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, अगर ये r वेक्टर है, if this is r वेक्टर, तो ये लेंथ कितना है? It's r. आप लोगों को पता है ना, लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड. इफ दिस इज आर वेक्टर, तो ये लेंथ कितना है? आर. अगर मैं बोलूंगा यहां से यहां तक का दूरी क्या है, आप बोलोगे आर. क्लियर? क्लियर? सो क्या निकला थर्ड पॉइंट पे कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द करंट एलिमेंट. पॉइंट पी क्या है पता है ना? ये वो पॉइंट है जहां पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं. ठीक है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इसका मतलब यह है कि अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कमेगा. डिस्टेंस को 2 टाइम्स करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 1/4 हो जाएगा. ठीक है, डिस्टेंस को अगर आप 2 टाइम्स करोगे, ये जो भी सेपरेशन होगा इसको अगर 2 गुना करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट पॉइंट P 1/4 हो जाएगा. अगेन, अगर डिस्टेंस को अगर हाफ कर दोगे, सेपरेशन को अगर कमा के हाफ कर दोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 4 टाइम्स हो जाएगा. क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आया? नेक्स्ट और एक है, बायट-शेपर्ट ने देखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. स्टूडेंट्स, dv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ये वाला अच्छी तरह से समझता है. सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि थीटा इज द एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड r वेक्टर. ठीक है, एंड r वेक्टर क्या है? dl वेक्टर से पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर. सो ध्यान से सुनना है. आप अगर आप ध्यान दोगे तो मैं समझा पाऊंगा. ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स. तो मान लेते हैं दिस इज dl वेक्टर. मैं यहाँ पे इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये फिगर खराब हो जाएगा मेरा अगर वहाँ पे समझाओ. ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक बार ले लेते हैं हम लोग पॉइंट P यहाँ पे, मतलब इसी एक्सिस पे. ठीक है, इसका नाम देता हूँ P1. ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद ले रहा हूँ यहाँ पे P2, यहाँ पे P3, उसके बाद ले रहा हूं मैं यहाँ पे P4. ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स. ठीक है, P क्या है? जहां पे मैं मैग्नेटिक फील्ड देख रहा हूं, या मैग्नेटिक फील्ड निकालने का कोशिश कर रहा हूं. ध्यान से. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज माय करंट एलिमेंट. दिस इज माई करंट एलिमेंट जिसका मैग्नेटिक फील्ड है, जिसका मैग्नेटिक फील्ड का बात चल रहा है. ठीक है, तो ध्यान से सुनना है. ऑब्वियसली यहाँ पे अगर है तो दिस इज आर वेक्टर. ये सब क्या है? आर वेक्टर. ठीक है, अगर आप यहाँ पे निकालना चाहते हो मैग्नेटिक फील्ड तो दिस इज आर वेक्टर. अगर यहाँ पे निकालना चाहते हो दिस इज आर वेक्टर. यहाँ पे निकालना चाहते हो दिस इज आर वेक्टर. यहाँ पे निकालना चाहते हो तो दिस इज आर वेक्टर. क्लियर ना? एंड दिस इज माई करंट एलिमेंट. दिस इज माई करंट एलिमेंट dl वेक्टर, जिसमें करंट जा रहा है I. ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान से देखना है. अगर आप P1 से P2 जा रहे हो, या P2 से P3 जा रहे हो, या P3 से P4 जा रहे हो, तो थीटा बढ़ रहा है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल पॉइंट P1 का थीटा कितना है पहले ये बोलिए. फॉर पॉइंट P1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा स्टूडेंट्स? फॉर पॉइंट P1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? So first of all, तो थीटा का डेफिनेशन क्लियर होना पड़ेगा. Now what is theta here? Theta is the angle between dl vector and r vector. So for point P, clearly you can see that dl vector and r vector both are along the same direction. तो थीटा कितना है? 0. For point P, for point P2, this is theta. इसको मैं theta 2 लिख लेता हूँ. For point P3,
दिस इज थीटा, जिसको मैं थीटा 3 लिख रहा हूं। फॉर पॉइंट P4 दिस इज थीटा, जिसको मैं थीटा 4 लिख रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो जैसे आप यहां पे देखोगे मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद यहां पे देख रहे हो, उसके बाद यहां पे देख रहे हो, या तो जैसे स्टूडेंट्स आप ऐसे देख रहे हो ना मैग्नेटिक फील्ड, एक बार यहां पे, एक बार यहां पे, एक बार यहां पे, एक बार यहां पे, यहां पे, यहां पे, तो आप क्या चेंज कर रहे हो? ठीक है ना? अब क्या चेंज कर रहे हो? आप एक बार यहां पे देख रहे हो, 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 बेसिकली ऐसे घुमा के देख रहे हो, आर को मेंटेन कर रहे हो। आर मतलब दिस सेपरेशन, आर को मेंटेन करके आप जस्ट पॉइंट को चेंज कर रहे हो। तो क्या चेंज हो रहा है? आंसर इज थीटा। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, अगर आप यहां से इस ओर मूव करते हो, यहां से ऐसे मूव करते हो, तो क्या चेंज कर रहे हो? क्या चेंज कर रहे हो? थीटा। दिस इज योर आर वेक्टर। क्या चेंज हो रहा है? क्या चेंज हो रहा है? अगर आप यहां पे एक बार मैग्नेटिक फील्ड देखते हो, यहां पे 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 देखते हो, तो चेंज क्या हो रहा है? इट इज थीटा। ठीक है? सो थीटा बढ़ रहा है या कम हो रहा है? थीटा बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। दिख ही तो रहा है थीटा वैल्यू, थीटा बढ़ रहा है। तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है, हम लोग को पहले से पता है, ये चीज तो पहले से पता है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है फ्रॉम 0 to 90, साइन थीटा भी बढ़ता है। ये स्टूडेंट्स हम लोग को पहले से पता है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री जैसे जैसे थीटा बढ़ता है ना, साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ता है। और बायोट-शेबार्ट ने क्या देखा? क्या देखा एक्सपेरिमेंट्स में? कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, आप यहां पे एक बार देख रहे हो, यहां पे देख रहे हो, यहां पे देख रहे हो, दिस इज योर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे जैसे आप ऐसे जा रहे हो, क्या बढ़ रहा है? थीटा। क्लियर? थीटा बढ़ रहा है, तो पहले से पता है कि साइन थीटा बढ़ रहा है। और फ्रॉम एक्सपेरिमेंट देखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। मतलब अगर आप यहां से ऐसे आ रहे हो, अगर आप यहां से ऐसे आ रहे हो, तो थीटा बढ़ रहा है, साइन थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, साइन थीटा बढ़ रहा है। एंड बायोट-शेबार्ट ने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता है। ठीक है ना? मतलब अगर आप यहां पे सेम दूरी का आर, सेम दूरी में अगर पॉइंट पी लोगे तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। सेम दूरी पे आर लोगे, मतलब सेम दूरी पे, सेम आर वाला दूरी पे अगर पॉइंट पी लोगे तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कमेगा। सेम दूरी पे पॉइंट पी लोगे, मैग्नेटिक फील्ड कमा। क्यों? क्योंकि यहां इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, जैसे जैसे आप ऐसे जा रहे हो थीटा का वैल्यू कम हो रहा है, और अगर आप ऐसे जा रहे हो तो थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है। समझ में आया कि नहीं? दिस इज योर आर वेक्टर। थीटा का वैल्यू कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा बढ़ता है, वो पहले से पता है। लेकिन इन एक्सपेरिमेंट, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, बायोट-शेबार्ट ने देखा कि जैसे जैसे साइन थीटा बढ़ता है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता है। समझ में आ रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स बात, यहां तक बात क्लियर हो जाना चाहिए। तो अभी आप बोल दीजिए, थीटा बढ़ रहा है ना कम हो रहा है? थीटा बढ़ रहा है, तो साइन थीटा बढ़ रहा है। थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा बढ़ता है, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। लास्ट टाइम थीटा बढ़ रहा है, साइन थीटा बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। क्लियर? क्लियर? और एक बार ऐसे अगर जाता हो तो थीटा कम हो रहा है। दिस इज योर आर वेक्टर, दिस इज योर आर वेक्टर। थीटा कम हो रहा है, साइन थीटा कम हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स? अभी तक तो आ जाना चाहिए। ठीक है ना? थोड़ा सोचना पड़ेगा, सिर्फ लेक्चर देखने से फिजिक्स क्लियर नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, थोड़ा सोचना भी पड़ता है, थोड़ा सोचना भी पड़ता है, और एक एक चीज पे ध्यान लगाना पड़ता है, और थोड़ा रिलैक्स होके क्लास देखना पड़ता है।
मुझसे फिजिक्स नहीं होगा, मुझसे फिजिक्स नहीं होगा, ऐसा अगर मैं सोचता रहूंगा, बेसिकली मैं ये कोशिश कर रहा हूं, बेसिकली आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आप ये कोशिश कर रहे हो कि आपको फिजिक्स समझ में ना आए। अगर मैं बार बार ये सोचता रहूं कि मुझसे तो नहीं होगा, मुझसे तो नहीं होगा, फिजिक्स तो नहीं होगा मुझसे, तो बेसिकली मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि मुझसे फिजिक्स ना हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो स्टूडेंट्स ऐसे नहीं सोचना है। अगर आप क्लास कर रहे हो तो मन लगा के सिर्फ क्लास पे रहना है, ठीक है, और ऐसे सोचना है कि मुझे अभी कुछ एक अच्छा सा चीज समझ में आएगा, एक इंटरेस्टिंग चीज समझ में आएगा। तो याद है क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ इट्स वेरी इजी। हम लोग इन चारों फैक्टर्स को कंबाइन कर देंगे। सो कंबाइनिंग द फैक्टर्स, हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई dl sin थीटा बाय आर स्क्वायर। कौन क्या है आपको आना चाहिए। व्हाट इज आर, व्हाट इज आई, व्हाट इज dl, व्हाट इज थीटा, व्हाट इज dv, सब कुछ आपका आंसर आना चाहिए। अगर आपका आंसर आता है तो आगे जाके आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी प्रोपोर्शनल साइन के बाद आप इक्वल लिख लोगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तो आएगा, यस और नो? तो लिख लेते हैं के। What is K? What is K? It is constant of proportionality. ठीक है? So, I dl sin theta by r square, and this is the constant of proportionality. ठीक है? So ध्यान से स्टूडेंट्स, K मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है? K का वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करता है। यहाँ पे क्या मीडियम है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट्स? एंड यहाँ पे जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, लेंथ, फिर से लेंथ ही है ना, आर इज बेसिकली सेपरेशन, मतलब क्या, लेंथ ही है। सो यूनिट्स, यहाँ पे जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनके यूनिट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट, अगर आप ये वाला मीडियम, यहाँ का मीडियम अगर आप वैक्यूम लेते हो, क्या लेते हो? वैक्यूम। ठीक है, या आप एआर भी मान सकते हो, लगभग सेम ही वैल्यू आएगा। अगर आप यहाँ का मीडियम वैक्यूम मानते हो, करंट एलिमेंट से पॉइंट पी तक, ये जो मीडियम है ये अगर आप वैक्यूम मानते हो, ठीक है, और हर एक फिजिकल क्वांटिटी को अगर एसआई में कैलकुलेट करते हो तो k का वैल्यू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई। क्लियर? विच इज इक्वल्स टू 10 to the power -7। ऑब्वियसली इसका एक यूनिट भी है, ये भी मैं बोल रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है। म्यू नॉट बाई 4 पाई विच इज इक्वल्स टू 10 to the power -7। सो व्हेन k इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, जब मीडियम क्या लेंगे, जब यहाँ का मीडियम क्या होगा? वैक्यूम। ठीक है, और हर एक फिजिकल क्वांटिटी को कौन सा सिस्टम में मेजर करेंगे? एसआई। इन दैट केस k विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई विच इज इक्वल्स टू 10 to the power -7। नाउ व्हाट इज म्यू नॉट? व्हाट इज म्यू नॉट स्टूडेंट्स? म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था ना, वहां पे क्या था? एप्सिलॉन नॉट था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पे क्या है? म्यू नॉट, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो। ध्यान से, तो ऑब्वियसली इसका एक यूनिट होगा, तो यूनिट निकालते हैं। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। ठीक है, टेस्ला।
कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग म्यू नॉट बाई 4 यानी कि 4 का तो कोई यूनिट नहीं है, तो म्यू नॉट का यूनिट निकालना है। तो ऑब्वियसली के का जो यूनिट होगा वही म्यू नॉट का यूनिट होगा, क्योंकि 4 का तो कोई यूनिट नहीं है। के का जो ऐसा यूनिट होगा म्यू नॉट का भी तो वही ऐसा यूनिट होगा। तो याद है के का निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। सो के का ऐसा यूनिट क्या होगा, के इक्वल्स टू क्या है, डीवी मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर बाय आई डी एल साइन थीटा। तो के का यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स, के का यूनिट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, मतलब टेस्ला मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर बाय करंट, करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर, मल्टीप्लाइड बाय डीएल, डीएल इज अ लेंथ, डीएल इज अ लेंथ, तो क्या होगा, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। साइन थीटा इज ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। तो के का यूनिट क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला आर स्क्वायर, आर तो बेसिकली सेपरेशन है तो लेंथ ही है, मीटर स्क्वायर। करंट का एम्पियर, डीएल इज अगेन लेंथ, मीटर, एक एक मीटर कैंसिल, तो क्या आया, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ दिस के, और यू कैन से ऐसा यूनिट ऑफ म्यू नॉट, बिकॉज के का जो ऐसा यूनिट है म्यू नॉट का भी तो वही होगा। सो दिस इज ऐसा यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। व्हाट इज टी, टी इज टेस्ला, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया, आया। अगर आप पूछोगे सर म्यू नॉट का वैल्यू क्या है, तो इट्स वेरी इजी, इफ म्यू नॉट बाई 4 इज 10 to the power -7, so what is the value of म्यू नॉट। अगर म्यू नॉट बाई 4 10 to the power -7 है स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली म्यू नॉट इज 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -7। क्लियर, क्लियर, समझ में आया यहां तक, कोई प्रॉब्लम है यहां तक, नो। तो स्टूडेंट्स इस चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग हर एक फिजिकल क्वांटिटी को एसआई में मेजर करते हैं, हर एक फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लोग ऐसा यूनिट में मेजर करते हैं, हर एक फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लोग ऐसा यूनिट में मेजर करते हैं, और मीडियम अगर वैक्यूम होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट इज इक्वल टू, के के जगह पे क्या लिखेंगे, म्यू नॉट बाय 4 म्यू नॉट बाय 4 आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। दिस इज द magnitude of the magnetic field due to a current element, due to a current element whose length is dl at a point P, whose position vector is r vector. Clear, clear. What is theta? Theta is the angle between dl vector and point, dl vector and r vector. What is I? I is current flowing through the current element. Clear, समझ में आया कि नहीं? So ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बट स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मुझे डायरेक्शन के बारे में भी बात करना चाहिए, यस और नो, यस स्टूडेंट्स। अभी इस एक्सप्रेशन को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, बेसिकली डायरेक्शन को इंक्लूड करेंगे और कुछ नहीं। सो इट्स वेरी इजी, थोड़ा ध्यान देना है। सो इसके बाद हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 डीएल, ऊपर नीचे आर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, so, ऊपर एक आर आ जाएगा, नीचे एक आर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम आर क्यू साइन थीटा। क्लियर, देन इन वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, डीबी वेक्टर equals to mu naught by 4 I। स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया, एक्सपेरिमेंट किन्होंने किया है, बायोट एंड शबार्ट, ये दोनों फिजिसिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड किस ओर होता है, आंसर इज
along dl vector cross r vector. Students, dl r sin theta, dl r sin theta, तो आप dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर लिख सकते हो, बिकॉज dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड देखोगे तो dl r sin थीटा ही आता है, हाँ या ना स्टूडेंट्स? a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ab sin थीटा, ठीक है? थीटा शुड बी द एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड r वेक्टर, यस, यहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड r वेक्टर, ठीक है? ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या देखा या फिजिसिस्ट ने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस ओर होता है? आंसर इज अलोंग dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, ठीक है? इसको बार बार बोलिए, याद रखिए इस चीज को. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट? इट इज अलोंग dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर. और dl क्रॉस r जब बोलेंगे, dl का भी मतलब आपको आना चाहिए और r वेक्टर क्या है वो भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स? और r क्यूब के जगह पे क्या रखेंगे? r क्यूब. सो दिस इज बेसिकली द सेम एक्सप्रेशन बट इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है? समझ में आ रहा है? ठीक है, सो वेक्टर फॉर्म मतलब कुछ नया चीज नहीं है, सिर्फ हम लोगों ने डायरेक्शन को डाला, ठीक है? तो एक बार मैं लिख के भी देता हूँ, मार्कर चेंज कर लेता हूँ, मेरा मार्कर में इंक नहीं है. स्टूडेंट ध्यान से, द डायरेक्शन ऑफ dv वेक्टर is along dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट तो आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा, यस और नो? क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट आपका क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स. वैसे तो मैं भी बोलूँगा, लेकिन आपका क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए. अगर आपका क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर आपका क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाके वेक्टर्स मिलेगा, वहाँ पे एंड में जब जाएंगे तो आपको मिल जाएगा वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, ठीक है? वो वाला लेक्चर देखिए, आपका क्रॉस प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. और अगर आपका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है देन इट्स वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो स्टूडेंट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर. नाउ हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर? बिकॉज dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, लेकिन dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकाले स्टूडेंट्स? तो आपका अगर क्रॉस प्रोडक्ट क्लियर है तब तो आपको आ चुका है ऑलरेडी, अगर नहीं क्लियर नहीं है तो मैं हूँ समझाने के लिए. लेकिन स्टूडेंट्स, मैं जो सजेस्ट किया थोड़ी देर पहले वो आप लोग फॉलो करेंगे तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट पूरा अच्छा हो जाएगा, ठीक है? सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर. और dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल. कैसे स्टूडेंट्स? यू नीड टू कर्ल योर फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर. जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा. सो फर्स्ट वेक्टर क्या है? dl वेक्टर. सेकेंड वेक्टर क्या है? r वेक्टर. यू नीड टू कर्ल योर फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर थ्रू स्मॉलर एंगल. तो dl वेक्टर है, ये r वेक्टर है, और ये है एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड r वेक्टर, ठीक है? सो dl से r की ओर घुमाना है, dl से r की ओर घुमाना है. घुमाते वक्त जो आपका एक्सटेंडेड थंब होगा, ठीक है? घुमाते वक्त dl वेक्टर से r वेक्टर जब आप घुमाएंगे तब जो आपका एक्सटेंडेड थंब होगा, दैट एक्सटेंडेड थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ dl वेक्टर एंड r वेक्टर, सॉरी dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर. और dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर का डायरेक्शन दिया मतलब किसका डायरेक्शन दिया? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया. क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर? सो यहाँ पे मुझे बोलिए, dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर क्या है?
Very simple. You need to curl your fingers of your right hand from DL to R. DL to R. ठीक है ना, ऐसे. ठीक है. So DL से R घुमाया. घुमाते वक्त थंब किस ओर है? एक्सटेंडेड थंब किस ओर है? अंदर की ओर. So this is the direction of अंदर की ओर, अंदर की ओर, अंदर की ओर, इधर. ठीक है ना. So this is the direction of dl vector cross r vector, or you can say direction of magnetic field. कहाँ पे निकाला magnetic field? At point P. ठीक है. तो in this case, what is the direction of magnetic field? Normally inward. Normally inward. ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है? ठीक है? कोई प्रॉब्लम? नो. तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं. ठीक है. So this is the magnitude of magnetic field, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? वेक्टर फॉर्म. ठीक है. ठीक है. और ये वाला भूलना नहीं है स्टूडेंट्स, ये वाला भूलना नहीं है. ठीक है. एक क्लास से जितना हो सके लिखना चाहिए स्टूडेंट्स, जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना लिखना चाहिए. जितना आप ज़्यादा लिखेंगे बाद में आपके लिए उतना इजी होगा पढ़ना. ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है. नेक्स्ट थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं डायरेक्शन निकालना. नेक्स्ट क्लास और भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आज भी थोड़ा कर लेते हैं. सो ये मान लेते हैं मेरा डीएल वेक्टर है. दिस इज माई डीएल वेक्टर जो इस ओर है. डीएल वेक्टर का डायरेक्शन क्या हुआ है स्टूडेंट्स? किस ओर होता है? यस, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. ठीक है. सो ये है मेरा डीएल वेक्टर. ठीक है. ध्यान से स्टूडेंट, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से. सो दिस इज माई डीएल वेक्टर. तो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. लेट दिस पॉइंट बी पी, और मैं यहाँ पे भी देखना चाहता हूँ. तो फिलहाल तो मैं इसका नाम भी पी दे देता हूँ. आप बोलेंगे तो मैं अलग फिगर भी बना सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा ठीक है, अलग फिगर बना लेता हूँ अगर आपको बाई चांस कुछ प्रॉब्लम हुआ. सो अगेन दिस इज डीएल वेक्टर जिसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है? आई. ठीक है. तो एक बार मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे देखना चाहता हूँ, और एक बार मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे देखना चाहता हूँ. ठीक है. तो क्या सीखा है स्टूडेंट्स? जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहाँ तक करंट एलिमेंट से क्या खींचना है? पोजीशन वेक्टर खींचना है. क्या खींचना है? पोजीशन वेक्टर. सो दिस इज आर वेक्टर. क्लियर? दिस इज आर वेक्टर. और ये क्या है मेरा? ये है डीएल वेक्टर. तो ये तो डीएल वेक्टर तो मैंने काफ़ी बड़ा दिखा दिया. डीएल वेक्टर इज वेरी स्मॉल एक्चुअली. ठीक है. क्लियर? और डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में क्या होता है? एंगल थीटा. ठीक है. ठीक है. सिमिलरली यहां से भी एक खींच लेते हैं. करंट एलिमेंट से पॉइंट पी. पॉइंट पी इज दैट पॉइंट जहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो. ठीक है. पॉइंट पी इज दैट पॉइंट जहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो. करंट एलिमेंट से उस पॉइंट तक क्या खींचना पड़ता है? आर वेक्टर. ठीक है स्टूडेंट्स. ठीक है. एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर. क्लियर? तो माय एम इज टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी. तो ध्यान से सुनना है मेरा बात, ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना है. क्या बोला था? The direction of magnetic field is along dl vector cross r vector. The direction of magnetic field is along dl vector cross r vector. ठीक है ना? So dl vector cross r vector कैसे निकालेंगे? dl से r के और राइट हैंड का फिंगर्स को कर्ल करेंगे. ठीक है. dl से r के और राइट हैंड का फिंगर्स को कर्ल करेंगे. ठीक है ना? और कर्ल करते वक्त, ठीक है, While you curl your fingers, your extended thumb will give you the direction. तो ध्यान से देखिए ना, खुद ट्राई कीजिए. मेरा वाला देखने से नहीं होगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं होगा स्टूडेंट्स. सो डीएल से आर, डीएल से आर, थंब किस ओर है मेरा? अंदर की ओर, अंदर की ओर. डीएल से आर, अंदर की ओर. ठीक है. सो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है? नॉर्मली इनवर्ड. नॉर्मली इनवर्ड. क्लियर? इस और है.
डीएल क्रॉस आर किस ओर है, इस ओर है, और डीएल क्रॉस आर जिस ओर है उस ओर ही है मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर क्लियर। और यहाँ पे देखते हैं, दिस इज डीएल, सेम ही था, लेकिन आप इस बार यहाँ पे निकाल रहे हो तो ये आर हो गया। सो डीएल क्रॉस आर किस ओर है इस बार, फर्स्ट वेक्टर इज डीएल वेक्टर, सेकेंड वेक्टर इज आर वेक्टर। डीएल से आर की ओर घुमाना है, डीएल से आर की ओर घुमाना है। स्टूडेंट्स अभी मैं कम से कम 200 बार बोल चुका हूँ, शायद ज्यादा बोल दिया क्या, चलो ठीक है। डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, डीएल से आर की ओर फिंगर्स को घुमाना है। सो डीएल से आर की ओर घुमा रहा हूं, घुमाते वक्त जो थंब होगा, एक्सटेंडेड थंब किस ओर है, बाहर की ओर। यहाँ पे किस ओर था, अंदर की ओर। यहाँ पे किस ओर है, बाहर की ओर। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट नॉर्मली आउटवर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस चैप्टर में ना स्टूडेंट्स नॉर्मली इनवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड ये बहुत बार आएगा, ठीक है। इसीलिए नॉर्मली इनवर्ट को हम लोग ऐसे समझाएंगे, एनसर्कल्ड क्रॉस। ठीक है, अगर मैं कहीं पे भी ऐसे ये लिखा, इसका मतलब मैं क्या समझा रहा हूं, नॉर्मली इनवर्ट समझा रहा हूं। क्लियर। और नॉर्मली आउटवर्ड को कैसे समझाऊंगा, एनसर्कल्ड डॉट। ठीक है, तो अगर मुझे कहीं पे भी नॉर्मली इनवर्ट समझाना हो डायरेक्शन तो मैं ये दे दूंगा, और अगर नॉर्मली आउटवर्ड समझाना हो तो मैं ये दे दूंगा। ठीक है, ठीक है। और एक बात बोलूंगा मैं, और एक बात बोलूंगा स्टूडेंट्स, हर एक चीज क्लियर होना चाहिए, हर एक चीज क्लियर होना चाहिए। अच्छा, सो क्या बोला था स्टूडेंट्स मैंने, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट इज अलोंग डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। स्टूडेंट्स आपको ये पता होगा क्योंकि आपने क्लास 11 पढ़ा, और अगर नहीं पता तो मैंने आपको बोला कि मेरा वेक्टर्स में जाके, प्लेलिस्ट में जाके, वेक्टर्स में जाके आप क्रॉस प्रोडक्ट वाला लेक्चर देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, इज अलोंग डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। स्टूडेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो वेक्टर आता है उसका डायरेक्शन कैसे निकालता है वो तो हम लोगों ने अभी देखा, वो तो हम लोगों ने अभी रिवाइज किया है। लेकिन और एक बात आपको पता होना चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो वेक्टर आता है उसका डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनना है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, इज अलोंग डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। कैसे निकालता है डायरेक्शन वो तो अभी हम लोगों ने देखा, लेकिन ये भी हम लोग को याद रखना चाहिए, द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड will be perpendicular to both dl vector and r vector, will be perpendicular to both dl vector and r vector. ठीक है, direction of this magnetic field will be perpendicular to both dl vector and r vector. ठीक है, और कैसे निकालते हैं डायरेक्शन, by using right hand thumb rule. What is right hand thumb rule वो भी मैंने आपको बोला है, आप लोग लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया, तो टेंशन नहीं लेना है, इट्स वेरी इजी, बहुत इजी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना स्टूडेंट्स, सब कुछ याद रहना चाहिए। स्टूडेंट्स भी हम लोग 2 स्पेशल केसेस देखेंगे, बहुत इजी है। तो स्टूडेंट्स हम लोग को पता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट इज म्यू नॉट आई बाय 4 पाई dl sin थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो स्पेशल केसेस, नंबर 1, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, ये तो आपको आंसर कर देना है। थीटा 0 डिग्री मतलब कौन सा पॉइंट,
थीटा 0 डिग्री मतलब कौन सा पॉइंट, ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना है। सो ये है करंट एलिमेंट, दिस इज करंट एलिमेंट, मतलब ये हो गया करंट एलिमेंट का एक्सिस, सही है ना, स्ट्रेट। अगर मेरा वाला स्ट्रेट नहीं लग रहा है तो आप जब ड्रॉ करोगे कॉपी में, नोटबुक में, तो ये स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द एक्सिस ऑफ करंट एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स अगर आप पॉइंट बी यहाँ पे ले लोगे, एक्सिस में ले लोगे, ध्यान से सुनना, एक्सिस ऑफ करंट एलिमेंट ले लोगे, दिस इज द एक्सिस ऑफ करंट एलिमेंट, ठीक है ना, मतलब जो लाइन डीएल वेक्टर होके जा रहा है, ठीक है। सो एक्सिस में अगर आप किसी पॉइंट में ले लोगे पी, तो आर वेक्टर तो इसमें आ जाएगा, अभी तो पॉइंट पे यहाँ पे है, सो दिस इज आर वेक्टर। तो जैसे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लिया पॉइंट पी, तो आर वेक्टर तो ऐसे हो जाएगा, यस और नो, आर वेक्टर ऐसे हो जाएगा। सो इन दैट केस थीटा विल बी 0 बिकॉज डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, सिंपल याद रखना है कि डीएल से पॉइंट पी तक जो पोजीशन वेक्टर होता है दैट इज आर वेक्टर। तो जैसे आप पॉइंट पी डीएल वेक्टर के एक्सिस में ले लोगे, इन दैट केस ये हो जाएगा आर वेक्टर, यस और नो, यस और नो। तो थीटा कितना है, थीटा इज 0, डीएल वेक्टर भी श्योर, आर वेक्टर भी श्योर, ठीक है ना। सो इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, दैट मीन्स that is point P lies on the axis of current element, point P lies on the axis of current element, ठीक है। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री का यही मतलब है। थीटा अभी कितना है, थीटा 0, अभी यहाँ पे क्या है, थीटा इस थीटा, लेकिन ये अभी थीटा क्या होगा, 0, ठीक है, समझ में आया ना, आया। तो अगर ये पॉइंट पी है, सो दिस इज आर वेक्टर एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर, बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, सो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो स्टूडेंट्स थीटा 0 मतलब पॉइंट पी लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ करंट एलिमेंट। नाउ वी नो दैट इफ थीटा इज 0 डिग्री देन साइन 0 डिग्री इज 0, एंड इफ साइन थीटा इज 0, या साइन 0 डिग्री तो 0 आ गया, मतलब साइन थीटा का वैल्यू 0 आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, ये अगर 0 होगा तो ये टोटल कितना आएगा, ओवरऑल ये कितना आएगा, देयरफॉर dB इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि along the axis of current element, along the axis of current element, magnetic field is 0. For example, this is current element, इस लाइन के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अगेन लेट दिस बी करंट एलिमेंट, इस लाइन के एक्सिस, इस लाइन में करंट एलिमेंट के एक्सिस में किसी भी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। क्लियर, क्लियर, समझ में आया। करंट एलिमेंट के एक्सिस पे हर एक पॉइंट पे उस करंट एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। क्लियर ना स्टूडेंट्स, इजी ना, बहुत इजी, ठीक है। और एक केस देखते हैं, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, थीटा 90 है स्टूडेंट्स, थीटा 90 है, थीटा 90 है, मतलब यहां पे है ना पॉइंट बी, तब जाके थीटा 90 होगा। समझ में नहीं आया क्या? अगर पॉइंट पी यहां पे होगा, दैट मीन्स पॉइंट पी इज एट एनी पॉइंट सच दैट आर वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ करंट एलिमेंट, आर वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द करंट एलिमेंट, ठीक है ना, समझ में आया। So if theta is 90, we know that sin 90 degree equals to 1, sin 90 degree equals to 1। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1, साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1। सो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होगा। आप साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू बिठाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो मैक्सिमम होगा, यस और नो, यस और नो।
तो इसलिए मैंने लिखा मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा तब, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई dl बाय आर स्क्वायर, साइन 90 तो 1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एनी पॉइंट P when r vector is perpendicular to the थीटा कितना है, या इस पॉइंट के लिए थीटा कितना है 90। थीटा क्या है पहले, सबसे पहले तो ये याद रखिए, थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट, थीटा इज द एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड r वेक्टर, थीटा इज द एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड r वेक्टर। सो यहाँ पे थीटा कितना है 90 डिग्री, थीटा कितना है 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स फॉर एनी पॉइंट P if r vector is perpendicular to the axis of current element, then at that point magnetic field will be maximum, ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स, आया। ये वाला हम लोग को याद रखना है, ये वाला बाद में भी बहुत काम में आएगा while solving problems, ठीक है। वैसे तो याद सब कुछ ही रखना है, लेकिन ये वाला हम लोग काफ़ी यूज़ करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। एक सिंपल सा एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एन एलिमेंट डेल्टा एल वेक्टर इक्वल्स टू डेल्टा एक्स आई कैप, ठीक है, इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरीज अ लार्ज करंट I इक्वल्स टू 10 एम्पियर। अच्छा, तो एक छोटा सा एलिमेंट है। आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला छोटा सा एलिमेंट है? तो एलिमेंट क्या लिखा, डेल्टा एल वेक्टर इक्वल्स टू डेल्टा एक्स आई कैप, मतलब एलिमेंट का लेंथ है डेल्टा एक्स और डायरेक्शन क्या है आई कैप। और यहाँ पे देखिए डेल्टा एक्स दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा लेंथ ही होता है। सो बहुत ही छोटा सा एक एलिमेंट है जिसका लेंथ है 1 सेंटीमीटर और करंट एलिमेंट का डायरेक्शन किस ओर है, आई कैप। स्टूडेंट्स करंट एलिमेंट का डायरेक्शन मतलब करंट का डायरेक्शन पता है ना हम लोगों को, करंट एलिमेंट का डायरेक्शन मतलब उस पॉइंट पे करंट का डायरेक्शन। तो थोड़ा पहले फिगर बनाता हूँ, उसके बाद फिर से एक बार क्वेश्चन देखूंगा मैं। अच्छा, तो दिस इज द ओरिजिन जहाँ पे करंट एलिमेंट है। सो करंट एलिमेंट को मैं ब्लू कलर से दे देता हूँ, दिस इज द करंट एलिमेंट, ठीक है। वो लोगों ने लिखा डेल्टा एल वेक्टर, तो हम लोग भी डेल्टा एल वेक्टर ही लिख लेते हैं। सो डेल्टा एल वेक्टर इज डेल्टा एक्स आई कैप, डेल्टा एल वेक्टर इज डेल्टा एक्स आई कैप, वेयरएज डेल्टा एक्स इज 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर ना लिख के आप लोग 10⁻⁻² मीटर लिख लीजिए, तो ऐसा यूनिट में हो जाएगा। सो 10⁻⁻² आई कैप, मैं फिलहाल यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। सो 1 सेंटीमीटर था ना, 1 सेंटीमीटर ना लिख के मैंने लिखा 10⁻⁻² मीटर। क्लियर, मीटर लिखना चाहते हो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, तो मैंने ओरिजिन में रख दिया, ठीक है। और डेल्टा एल वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, आई कैप। स्टूडेंट्स आई कैप मतलब एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, जे कैप मतलब वाई एक्सिस का डायरेक्शन एंड के कैप मतलब जेड एक्सिस का डायरेक्शन, ठीक है। आई कैप इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जे कैप इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड के कैप इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, ठीक है। सो आई कैप से आपको पता चल गया कि डायरेक्शन किस ओर है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसलिए एक्स एक्सिस की ओर डायरेक्शन दे दिया, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट, या इस पॉइंट पे करंट इस ओर है, करंट जिस ओर होता है उसी और करंट एलिमेंट का डायरेक्शन होता है, ये सर ना थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया। करंट कितना फ्लो हो रहा है, 10 एम्पियर, तो ये भी लिख के रख देता हूँ कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, 10 एम्पियर। अच्छा, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस? सो लेट दिस एक्सिस बी वाई एक्सिस। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर? अच्छा, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। सो वाई एक्सिस पे एक पॉइंट ले लेता हूं मैं P, Let this is point P, जिसका डिस्टेंस क्या है 0.5 मीटर। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर 0.5 मीटर है, क्या लिखा है, डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, तो ऑब्वियसली ओरिजिन से ही लिखेगा, ठीक है।
यानी कि मतलब करंट एलिमेंट से लिखेगा, यस और नो। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर। समझ में नहीं आया? जहां पे निकालना होता है, जहां पे निकालना होता है उसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहां से लेते हैं हम लोग? करंट एलिमेंट से। कहां से लेते हैं? करंट एलिमेंट से। सो दिस इज बेसिकली योर आर वेक्टर। ठीक है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस? वाई एक्सिस के एक पॉइंट पे, समझ में आ रहा है कि नहीं? और वो पॉइंट कितना दूर है? एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। ठीक है। कहां से? करंट एलिमेंट से। कुछ नहीं बोला, मतलब कहां से? करंट एलिमेंट से। कितना दूर है? 0.5 मीटर। ठीक है। तो मैंने ये पॉइंट ले लिया P, जहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स। ठीक है। करंट एलिमेंट से पॉइंट P तक क्या ड्रॉ करते हैं हम लोग? पोजीशन वेक्टर। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर। ठीक है। अभी ध्यान से सुनना है। इसका लेंथ कितना है? कितना दूरी है? कितना दूरी है? आंसर इज 0.5 मीटर। तो लिखिए इक्वल्स टू 0.5। और एक किस और है? अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस का डायरेक्शन क्या होता है? जे कैप। ठीक है। ठीक है। यूनिट लिखना चाहते हो लिख सकते हो, मीटर। समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स? आया? लास्ट एक बार बोल देता हूं। एक करंट एलिमेंट है, एक करंट एलिमेंट है, कहां पे है? ओरिजिन पे रखा हुआ है। कहां पे रखा हुआ है? ओरिजिन पे। सो दिस इज द ओरिजिन, जिसका लेंथ क्या है? 1 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻² मीटर। किशोर अलोंग एक्स एक्सिस। उसके लिए मुझे कहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है? पॉइंट P पे। वो पॉइंट कहां पे है? वाई एक्सिस। कितना दूर? करंट एलिमेंट से 0.5 मीटर। तो मैंने करंट एलिमेंट से पॉइंट P तक एक वेक्टर खींचा, जिसका नाम मैं देता हूं आर वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 0.5। ये लेंथ ही तो मैग्नीट्यूड है 0.5। और किस और है? अलोंग वाई एक्सिस। तो अलोंग वाई एक्सिस मतलब जे कैप। क्लियर? समझ में आया स्टूडेंट्स यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? नो। और करंट एलिमेंट में करंट कितना जा रहा है? 10 एम्पियर का। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस? तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, निकाल सकते हैं। सो फ्रॉम बायोट-सावर्त लॉ, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं डायरेक्ट। म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। ठीक है। तो वो लोगों ने डेल्टा एल वेक्टर लिखा, तो आप dl वेक्टर ना लिख के डेल्टा एल वेक्टर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। या आप dl वेक्टर भी रख सकते हो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या था? r³ था ना वेक्टर फॉर्म में, यस और नो? सो इम्प्लाइज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट म्यू नॉट बाय 4 पाई क्या होता है? 10⁻⁻7। करंट कितना? 10। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान देना है, डिवाइडेड बाय r³ ना स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय r³। तो 0.5³। r तो मतलब सिर्फ लेंथ ना, r मतलब सिर्फ लेंथ। सो 0.5³। ठीक है। नेक्स्ट ध्यान देना है, ध्यान देना है, अभी ध्यान देना है, अभी ध्यान देना है। सो म्यू नॉट I 4 पाई r³, ये सब कुछ मैंने बिठा दिया। म्यू नॉट बाई 4 पाई के जगह पे 10⁻⁻7, करंट के जगह पे 10, r³। r इज यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, इट इज 0.5³। क्लियर? समझ में आया? ऑब्वियसली आया। डेल्टा एल वेक्टर के जगह पे लिखेंगे 10⁻⁻2 I कैप। क्लियर? एंड r वेक्टर के जगह पे लिखेंगे 0.5 जे कैप। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो। उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट्स, implies dv वेक्टर इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना है। तो यहाँ पे है 10⁻, अच्छा ठीक है बाद में देखेंगे, 10⁻⁻7 एंड 10⁻1 कितना होगा? 10⁻⁻7 10⁻1 कितना होगा? 10⁻6 10⁻6 10⁻2 कितना होगा? 10⁻6 10⁻2 कितना होगा? 10⁻8। ये 0 पॉइंट, ये सब तो सब बेसिकली मल्टीप्लिकेशन में है ना।
ठीक है। सो 0.5 भी बाहर आएगा, 10 टू द पावर -2 भी बाहर आएगा। नेक्स्ट स्टेप में करें क्या? कंफ्यूजन हो रहा है क्या? तो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। सिर्फ ये वाला ठीक करके रखते हैं। 10 टू द पावर -7 एंड 10 टू द पावर 1, इट इज 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 0.5 क्यूब। ठीक है, 10 टू द पावर -2 एंड 0.5 को भी बाहर कर देते हैं। 10 टू द पावर -2 एंड 0.5 बाहर। अभी क्या आ गया? सिर्फ आई कैप क्रॉस जे कैप। ठीक है, ठीक है। सो इम्प्लाइज dv वेक्टर इक्वल्स टू, ये हो गया 10 टू द पावर -8। ठीक है, एक 0.5 कैंसिल, तो नीचे क्या है? नीचे क्या है स्टूडेंट्स? नीचे है, नीचे क्या है? नीचे है 0.5 स्क्वायर, 0.5 स्क्वायर यानी कि 0.25 है। यस और नो? यस। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है? नहीं। और आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स। ये सब चीज क्लास 11 में सिखाया जाता है। आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे घूमेंगे तो पॉजिटिव, ध्यान से, आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप प्लस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप। अगर आप ऐसे जाएंगे तो प्लस होगा। ठीक है, पता है ना ये सब चीज। जैसे कि आई कैप क्रॉस, सबसे बेहतर होगा कि आप एक बार मेरा वो वेक्टर वाला एक बार लेक्चर देख लीजिए, तो सब क्लियर हो जाएगा। आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप प्लस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है। सो इस डायरेक्शन को अगर मेंटेन करेंगे तो प्लस होगा। ठीक है, और उल्टा अगर जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं जे कैप क्रॉस आई कैप, अगर मैं बोलूं जे कैप क्रॉस आई कैप, तो जे के बाद आई बोला, तो जे के बाद आई तो उल्टा जा रहा है। यहाँ पे जो डायरेक्शन दिया हुआ है उसका उल्टा जा रहा है, तो जे कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा? माइनस के कैप होगा। लेकिन आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा? प्लस के कैप। ठीक है, ठीक है। तो मैं एक दो बोलता हूं, आप लोग आंसर कीजिए। के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप, तो डायरेक्शन तो मैच हो रहा है। के कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा? प्लस जे कैप। ठीक है। और अगर मैं बोलूं आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, ये तो उल्टा हो रहा है, तो आई कैप क्रॉस के कैप क्या होगा? माइनस जे कैप। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये याद रखना, इट्स वेरी इजी। ठीक है, आप मेरा वो वाला लेक्चर देखेंगे, सब कुछ पूरा क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा? ये सब चीज पूरा दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस के कैप, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप के कैप लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, 0.25 मतलब ऊपर आ जाएगा 100, नीचे 25, तो 100 by 25 इट्स 4, सो इट इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -8। मैग्नेटिक फील्ड ना, तो के कैप टेस्ला। तो अभी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप आंसर कीजिए। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है? 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -8 टेस्ला, 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -8 टेस्ला। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड मैग्नेटिक फील्ड किस ओर है? अलोंग के कैप। के कैप मतलब अलोंग जेड एक्सिस, बहुत इजी, आई जे के एक्स वाई जेड। ठीक है, आई कैप मतलब अलोंग एक्स, जे कैप मतलब अलोंग वाई एंड के कैप मतलब अलोंग जेड। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आया एट दिस पॉइंट? ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट इट्स 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -8 टेस्ला। एंड डायरेक्शन किस ओर? अलोंग के कैप, मतलब अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड इस ओर है, अगर ये एक्स है और ये वाई है और ये जेड होगा ना आपकी ओर। ठीक है, सो अलोंग दिस डायरेक्शन, अलोंग दिस डायरेक्शन। क्लियर? के कैप अलोंग जेड एक्सिस। समझ में आया कि नहीं? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। क्लियर?
समझ में आया यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? तो स्टूडेंट्स अगर ऐसे आई कैप जे कैप ये सब अगर लिख सकते हैं तो फिर राइट हैंड थंब रूल यूज करने का जरूरत नहीं होता है। लेकिन अगर एक्स वाई जेड कौन सा एक्सिस अगर मेंशन नहीं होता है, अगर एक्स वाई जेड ऐसे अगर एक्सिस मेंशन नहीं होता है तो हम लोग आई कैप जे कैप के कैप ये सब यूज नहीं कर सकते हैं। इन दैट केस हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करके निकालते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास देखेंगे, सब कुछ और क्लियर होता रहेगा। लेकिन स्टूडेंट्स बायोट-स्टुअर्ट लॉ जो मैंने आज समझाया वो सब पूरा क्लियर होना चाहिए। बायोट-स्टुअर्ट लॉ शुड बी वेरी मच क्लियर, जिससे कि आपको नेक्स्ट क्लासेस बहुत इजी लगे। ठीक है, नेक्स्ट दो क्लासेस, यस नेक्स्ट 2 क्लासेस बहुत इजी होगा आपके लिए अगर आपका बायोट-स्टुअर्ट लॉ पूरा अच्छे से क्लियर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास।